बहुत ही प्रश्न देखेंगे 16 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अति लघु प्रश्न, हम अति लघु प्रश्न पढ़ेंगे 10। ठीक है, और लघु प्रश्न पढ़ेंगे 4 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 4 प्लस। ठीक है, अर्थात हम टोटल जो प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं लगभग 34 प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लैट विषय में आप सभी स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। इस चैप्टर के हम सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं। देखो इनको कैसे समझेंगे, पहले हम समझेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर हम समझेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर हम समझेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, हम समझेंगे फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के आज हम क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर सेकंड है, ये बात ध्यान देना। चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। इसके हम सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जिनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे 16 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे 10। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे 4 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 4 प्लस। ठीक है, अर्थात हम टोटल जो प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं लगभग 34 प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप एक काम कर लेना कि वीडियो अंत तक देखना, यदि चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको एक बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो मैं पूरी चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं, जिससे आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अब मैं कहता हूं आप वीडियो अंत तक क्यों देखना, पहले इससे मतलब समझो। आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, मेरा कहने का मतलब है अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखना हो तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, ना देखना हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाकर किताब से पढ़ाई करो। आओ तो हम प्रश्नों को समझते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। मित्रों, हमारा पहला टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न। हम बहुविकल्पीय प्रश्नों में 16 प्रश्नों को समझने वाले हैं। चलो हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा 1967 में आसियान देश की स्थापना के समय उसका सदस्य नहीं था? इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर या मलेशिया? तो आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता तो इनको जितने भी 16 प्रश्न है इनको अच्छे से नोट कर लेना। यहीं से यदि बोर्ड एग्जाम में यहीं से एक न एक प्रश्न आपसे जरूर पूछ लेगा। तो आओ समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा 1967 में आसियान की स्थापना के समय उसका सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? भारत नहीं था। नेक्स्ट हमारा कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, आर्थिक और राजनीतिक विकास, केवल सांस्कृतिक विकास या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास। क्या है? आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति अपनाई? एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। भारत ने किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति अपनाई? 1992, 2014, 2009 या 1995? बताओ भारत ने किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति अपनाई? तो 2014 में अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो आप सभी को पता होगा 1962 में किया था। कब हुआ था? 1962 में चीन पाक युद्ध हुआ था, चीन भारत युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया था? 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया था? ताइवान, तिब्बत, हांगकांग या इनमें से कोई नहीं? बताओ 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया था? तो ताइवान, तिब्बत या हांगकांग या इनमें से कोई नहीं? तो तिब्बत को उन्होंने अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो ये प्रश्नों को सही से याद कर लेना। ओके, तो चीन, जापान, भारत या कोरिया? तो बताओ सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसी प्रसिद्ध ब्रांड कंपनियों का संबंध किस देश से? तो जापान देश से है। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा उत्तरी कोरिया या उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजन रेखा क्या कहलाती है? 80 डिग्री समांतर, 35 डिग्री समांतर या 38 डिग्री समांतर या उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजन रेखा है वो है 38 डिग्री समांतर। 38 डिग्री समांतर याद रखना। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया? तो आप सभी को पता होगा चीन ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है? यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन? पहले बात तो इसमें एक ही है, तो ये तो रॉन्ग है हमारा। ठीक है, इटली, जर्मनी, भारतीय, श्रीलंका? आप सभी को पता होगा ब्रिटेन और फ्रांस ये यूरोपीय संघ के 2 स्थायी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1928, 1992 या 1999? तो बताओ यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी पता होगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आप सभी को पता होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो वो आसियान का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये जो हैं ये
आसियान देश के सदस्य हैं, पर नहीं है, पूछ रहा है नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं है, ये पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये नहीं है, नहीं में आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। इसमें नहीं पूछा गया तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इसमें पूछा गया है तो भारत नहीं है, फ्रांस नहीं है और इंग्लैंड नहीं, केवल इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो आसियान देश का सदस्य है। अब हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1947, 1949, 1951, 1954। तो बताओ चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी पता होगा 1949 में चीन की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1967 या 1970 या 1971। तो आप सभी पता होगा 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार है? तो वो 2 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। मुक्त द्वार की नीति का संबंध किस देश से है? मुक्त द्वार की नीति का संबंध किस देश से है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये थे 16 एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न, जिनमें से यदि बोर्ड एग्जाम में कोई पूछेगा तो यहीं में 16 में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब हमें समझना है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, तो उन्हें समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरी का कि 1967 में आसियान के देशों की संख्या कितनी थी? उनमें से किन्हीं 2 देशों के नाम हमें लिखना है, किन्हीं 2 के नाम लिखने हैं। 1967 में आसियान के देशों की संख्या कितनी थी? उनमें से किन्हीं 2 देशों का नाम लिखना है। 1967 में आसियान में 5 देश थे। कितने थे? 5 देश थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 2 लिखने थे पर मैंने आपको 5 देशों का नाम बता दिया है। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हमें समझना है दूसरा प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये 2 देश हैं जो यूरोपीय संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। लेकिन ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ का सदस्यता छोड़ दी थी। ये था दूसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न है हमारा कि आसियान का उद्देश्य क्या है? आसियान देश में जो आसियान 5 देश थे तो इनका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य समझना है कि आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीति, सांस्कृतिक और आपसी क्षेत्र सहयोग को मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन सन 2002 में शुरू हुआ। सन 2002 में यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां हमारा कि यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? यूरोपीय संघ की सदस्यता का स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य सभी सदस्य देशों में समान विदेश नीति तथा सुरक्षा नीति को अपनाना था। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी राजनीतिक मामलों को दिशा देने तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता निर्धारित करना था। यूरोपीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोपीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि सभी सदस्य देशों में समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अपनाना था। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी राजनीतिक मामलों को दिशा देना तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता निर्धारित करना था। यह था हमारा यूरोपीय संघ का उद्देश्य। पहले में था कि विदेश नीति तथा सुरक्षा नीति को अपनाना, दूसरे में है कि उसी के आगे लिखना है आपको कि राजनीतिक मुद्दों को दिशा देना या उनको प्राथमिकता निर्धारित करना। ठीक है, ये था हमारा यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 10 देश है आसियान के सदस्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई थी? तो उस मुद्रा का नाम है यूरो मुद्रा को चलाई गई थी। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने 27 में से 20 सदस्य देशों की अधिकारिक मुद्रा है। ठीक है, यूरोपीय संघ में 27 देशों में से 20 देशों की अधिकारिक मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। यूरो अधिकारिक रूप से 16 दिसंबर 1995 में प्रचलन में आई थी। ये था यूरोपीय संघ की कौन सी मुद्रा चलाई थी? तो यूरो चलाई थी। 27 में से 20 सदस्य की मुद्रा जो है वो यूरो है, और ये जब आई थी, कब अस्तित्व में आई थी? तो 26 दिसंबर 1995 को यह अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आसियान और द 6 अर्थात सार्क का फुल फॉर्म बताइए।
आसियान और दक्षेस अर्थात सार्क का फुल फॉर्म बताइए। तो आसियान का है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। आसियान का क्या फुल फॉर्म है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। और दक्ष अर्थात सार्क का क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो दक्ष का फुल फॉर्म क्या? दक्षेस का अर्थात सार्क का फुल फॉर्म क्या है? देखो, दक्षेस को ही सार्क बोला जाता है। सार्क को का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम समझते हैं इसके आगे। 9वां प्रश्न हमारा कि यूरोपीय संघ के किन देशों के पास परमाणु हथियार है? यूरोपीय संघ के किन देशों के पास परमाणु हथियार है? तो ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन अब परमाणु संघ यूरोपीय संघ में नहीं है। ब्रिटेन है जो अब यूरोपीय संघ में नहीं है, और दो देश है तो ब्रिटेन और फ्रांस। जो ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ में नहीं है। 10वां प्रश्न हमारा कि चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई थी? चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई थी? तो चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। ये थे हमारे 10 अतिलागोत्रीय प्रश्न। यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो लगभग इन्हीं में से कोई एक आएगा। अब हमें समझना है अतिलागोत्रीय प्रश्नों को, तो आइए उन्हें भी समझते हैं। हमारा अतिलागोत्रीय प्रश्न फर्स्ट। अतिलागोत्रीय प्रश्न फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट होते हैं ये हल्के छोटे होते हैं, और जो सेकंड होते हैं वो दीर्घ टाइप के होते हैं। तो हमें पहले समझना है लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, जिनमें से पहला प्रश्न हमारा कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों को संक्षिप्त में समझाना है। चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों को संक्षिप्त में समझाना है। जिनमें से पहला कारण है हमारा विदेशी संबंधों में सुधार। जिनमें से पहला कारण है हमारा विदेशी संबंधों में सुधार। चीन की बदलती व्यवस्था का प्रमुख कारण 1970 के दशक में चीन द्वारा विदेशी संबंधों को बढ़ावा देना था। 1972 में कब? 1972 में चीन ने अमेरिका से इस संबंध बनाकर अपना एकांतवास समाप्त किया था। इसका क्या मतलब है? देखो समझो। प्रश्न हमारा कि चीनी अर्थव्यवस्था में, चीन में जो अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करना। जिनमें से पहला कि विदेशी संबंधों में सुधार, अर्थात दोस्त बनाने लगे। चीन जो था वो 1970 के दशक में सोच रहा था कि मुझे विदेशी देशों में संबंध बनाने हैं। जो 1972 में जाकर चीन ने अमेरिका के साथ जाकर संबंध बनाए, और जिसे एकांतवास से समाप्त किया, इसी को कहा गया है। तो विदेशी संबंधों में सुधार चीन की बदलती व्यवस्था का प्रमुख कारण 1970 के दशक में चीन द्वारा विदेशी संबंधों को बढ़ावा देना था, और 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाकर अपना एकांतवास समाप्त किया। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था आधुनिकीकरण पर बल देना। इन्होंने आधुनिकीकरण पर बल अधिक दिया। चीन में आधुनिकीकरण पर बल दिया जा रहा है, इसलिए 1982 के संविधान में जगह जगह पर उन्नत विज्ञान एवं तकनीकी, समाजवादी आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक खोज, औद्योगिक अनुसंधान एवं खोज आदि शब्दावली पर प्रयोग किया जा रहा है। देखो, ये था चीनी अर्थव्यवस्था में को उत्थान के लिए उत्तरदायी कारण। पहला था विदेशी संबंधों को सुधार, दूसरा आधुनिकीकरण पर बल दिया जाता था। अब हम समझना इसके आगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि यूरोपीय संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूरोपीय संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसे हम अर्थात हमें यूरोपीय संघ के बारे में हमें बताना है। तो यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक एवं रूप में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है, और वह अमेरिका के मुकाबले सत्ता के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपों में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? यूरोपीय संघ का, जो अमेरिका के मुकाबले अर्थात अमेरिका का बराबरी अर्थात सत्ता मुकाबले में सत्ता के बराबरी का एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। ये था हमारा यूरोपीय संघ। अब हमें समझना है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो ये कई प्रकार से पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पहले समझो। पहला अथवा यहाँ पर लगा है, दूसरा अथवा यहाँ पर लगा है, तीसरा अथवा यहाँ पर लगा। अर्थात ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है। व्याख्या कीजिए। जो ऊपर पूछा है वही यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, पर इसका आंसर अलग होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ठीक है। दूसरा अथवा में है कि यूरोपीय संघ को कौन सी बातें एक प्रभावशाली संगठन बनाती हैं। यूरोपीय संघ की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखिए। यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ये हमारा प्रश्न है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। देखो, ये 22 में पूछा गया है समथिंग लगभग, और ये 23 में, ये वाला जहाँ तक 25 में पूछा गया है, और ये 24 में पूछा गया है। लगभग यही इस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है। आपके पास पुराने पेपर हो तो उनमें देख लेना, ठीक है। लगभग ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर में देखो क्या लिखना। पहले एक बार प्रश्न को और समझ लो, फिर हम समझते हैं कि यूरोपीय संघ पर प्रभावशाली क्षेत्र संगठन है। व्याख्या कीजिए। यूरोपीय संघ में कौन सी बातें को प्रभावशाली, ठीक है,
उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखना है और प्रमुख कारण प्रभावशाली उपलब्धि एक ही चीज होती है। चलो समझते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कि 1 नवंबर 1993 में 1 नवंबर 1993 में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आर्थिक समूह ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया था। देखो 1 नवंबर 1993 में यूरोपीय आर्थिक समूह ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया था। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। कितनी है? 27 है। इनमें शामिल देशों की साझी कृषि नीति है। खाद्य पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के लिए अंतर्गत दान में दिया जाता है। विश्व के आर्थिक मामलों में यूरोपीय संघ की एक प्रमुख भूमिका है। यूरोपीय संघ का एक साझा बाजार और एकत्रित मुद्रा है। यूरोपीय संघ एक अधिकारित अधिराष्ट्रीय संग्रहण है। अधिराष्ट्रीय संग्रहण है। इसको एक बार और समझो कि सन 1993 में, कब? 1 नवंबर 1993 में जो यूरोपीय आर्थिक समूह के जो देश हुआ करते थे उन्होंने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया था। यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या 27 है और इनमें से शामिल देशों की साझी संप्रदा अर्थात मतलब साझे में जो भी काम करते हैं, साझे में, चाहे वो कृषि हो, खाद्य उत्पादन हो, मार्केट हो, बाजार हो, आर्थिक कारण पर भी कुछ भी हो, या साझा का काम मिलकर साझे में काम करते हैं। ठीक है, यही एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम समझना चौथा क्वेश्चन और समझते हैं चौथा क्वेश्चन को। प्रश्न है कि आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभों के नाम बताओ या उद्देश्यों के बारे में बताइए। प्रश्न चौथा है कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्यों के बारे में हमें बताना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से नोट करना और अच्छे से समझना कि आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्य। तो आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ है। कितने? 3 स्तंभ है, मुख्य 3 स्तंभ है। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है हमारा आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 स्तंभ हैं जिनके बारे में हमें इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। पहला कौन सा है? आसियान सुरक्षा समुदाय। इसमें क्या समझना है? ये समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकराव को दूर करता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्या मतलब है? ये समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकराव मतलब आपसी झगड़े को दूर करता है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक समूह, आर्थिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आसियान आर्थिक समुदाय, आर्थिक मतलब लोगों की सहायता करना। तो आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जिसे आसियान आर्थिक समुदाय कहते हैं। तीसरा है हमारा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इसमें है कि ये समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब हम समझना है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा कि आसियान के 2 उद्देश्य लिखिए। आसियान देश के 2 उद्देश्य लिखना है। तो पहला उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक सहयोगों को बढ़ावा देना। दूसरा है आसियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है। ये थे 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम इसके आगे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लघु उत्तरीय सेकंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अर्थात लघु उत्तरीय सेकंड और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसका क्या मतलब है? लघु उत्तरीय सेकंड में भी वही क्वेश्चन पूछता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी वही उत्तर पूछता है। कैसे पूछता है वो समझते हैं। प्रश्न से समझते हैं कि आसियान दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसके उद्देश्य एवं इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये आपके पूछता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछता है वो समझो कि आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मात्र इतना ही पूछेगा। यदि दीर्घ में पूछेगा तो इसी में आगे जोड़ देगा भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। ये अथवा में है, ये भी अथवा में है। ठीक है, ये बात ध्यान देना कि आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में पूछता है, शॉर्ट में मतलब लघु उत्तरीय में पूछता है कि आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और जब इसको दीर्घ पूछना होता है तो इसी में एक लाइन और ऐड कर देता है कि भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। तीसरा प्रश्न बनता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, ये कब की गई थी, इसके 4 सदस्य देशों के नाम बताइए। ये पूछता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है और पूछता है भारत और आसियान के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। ये पूरा प्रश्न बन जाता है दीर्घ उत्तरीय में। और यदि उसे लघु उत्तरीय पूछना है तो इतना पूछ लेगा कि भारत और आसियान के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम इसका आंसर समझते हैं। प्रश्न है, एक बार और समझो कि आसियान की स्थापना कब की गई, इसके 4 स्तंभों का नाम लिखिए, भारत और आसियान के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। यदि आपसे ये पूरा प्रश्न आपसे दीर्घ में पूछेगा, कैसे पूछेगा, दीर्घ में पूछेगा। ठीक है, और जब आप इसको लघु में पूछना होगा तो आपसे इतना पूछ लेगा कि भारत और आसियान के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। आइए अब इसका आंसर समझते हैं।
सबसे पहले समझना है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ अर्थात आसियान के बारे में समझना है। हमारे जैसे पहला क्वेश्चन ही था कि आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसका उद्देश्य और इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो पहले हम इसी को समझते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान दूसरे विश्व युद्ध से पहले शक्तिशाली देशों के विशेष रूप में यूरोपीय देशों ने दक्षिण एशिया के देशों का शोषण किया था। पहले यहाँ तक एक बार और समझो कि दूसरे युद्ध के बाद शक्तिशाली देशों ने विशेष रूप से यूरोपीय देशों ने दक्षिण देशियों के जो दक्षिण एशिया के देश थे उनका शोषण किया था। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार इसको और समझो कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले शक्तिशाली जो देश थे उन्होंने विशेष रूप से शक्तिशाली देश विशेष रूप से यूरोपीय देशों ने दक्षिण एशिया के देशों का शोषण किया था। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे समझते हैं कि जिसके कारण इन्हें राष्ट्र निर्माण, आर्थिक बिछड़ापन व गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्यों करना पड़ा था सामना? अब देखो इसको दोबारा से समझते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले शक्तिशाली देशों ने विशेष रूप से यूरोपीय देशों ने दक्षिण एशिया के देशों का शोषण किया था, जिसके कारण इन्हें राष्ट्र निर्माण, आर्थिक बिछड़ेपन का व गरीबी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इन्हें शीत युद्ध के दौरान में भी एक भारी दबाव को झेलना पड़ा था। इन्हें शीत युद्ध के दौरान भी एक बड़ा दबाव को झेलना पड़ा था। ऐसे समय में दक्षिण पूर्व एशिया जो देश थे वो ऐसी अस्थिर स्थिति को संभालने के लिए स्थिर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन व बंडूरा सम्मेलन के माध्यम से भी एशिया व तीसरी दुनिया के देश सहयोग कायम करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। वियतनाम में अमेरिका की समाजवादी भूमिका, कंबोडिया में राजनीति संगठन, इंडोनेशिया, लाओस एवं म्यांमार में पारिस्थितिक प्रयत्नों से विकास करने की आवश्यकताओं ने मिलकर दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय आर्थिक संस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके आगे समझो। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके 5 देशों ने इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान की स्थापना की। बैंकॉक घोषणा में यह भी कहा गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता यानी तटरक्षा यानी निष्पक्षता का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। बाद में 5 देशों ने आसियान देश की सदस्यता बने, जो ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस थे। इस प्रकार इनकी संख्या 10 हो जाती है, इनके सदस्य की संख्या 10 हो जाती है। इसको एक बार और समझो कि 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके 5 देशों ने आसियान की स्थापना की थी। 5 देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने, ये 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। बैंकॉक घोषणा में यह भी कहा गया था कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता यानी निरपेक्षता का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो जाते हैं, जो है ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस। ठीक थे, ये थे 5 और देश। इसके बाद इनकी सदस्य की संख्या हो जाती है 10। यहाँ ये था हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ अर्थात आसियान की स्थापना कैसे हुई, आसियान के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं आसियान के उद्देश्य क्या क्या थे। ठीक है, आसियान के उद्देश्य, तो पहला पॉइंट है कि साझा मतलब क्या, मतलब किसी पार्टनरी का काम करना। ठीक है, साझा प्रयासों के जरिए इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और संस्कृति विकास को बढ़ावा देना था। आप सिंपल बात से याद रखो कि आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और संस्कृति विकास को बढ़ावा देना था। दूसरा है न्याय और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलकर इस क्षेत्र में शांति और स्थिरत्व को बढ़ावा देना था। तीसरा पॉइंट है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन पर संचार साधनों के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी करना था और समाज उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ बेहतर संबंध बनाना था। इसको एक बार और समझते हैं, आसियान के क्या क्या उद्देश्य थे। पहला तो ये समझो कि साझा करना इनका एक मेन उद्देश्य था। क्या? साझा करना। ठीक है, साझा प्रयासों के जरिए इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना था। न्याय और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलकर इनको मतलब जो मुख्य क्षेत्र में था शांति और स्थिरत्व को बढ़ाना था। तीसरा था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, विज्ञान और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाना था और एक दूसरे की मदद करना था। नेक्स्ट की कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन पर संचार साधनों के विस्तार के लिए भी सक्रिय रूप से साझेदारी करना था। नेक्स्ट है कि समान उद्देश्यों वाले अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंध बनाना था। अब हम समझते हैं इसके आगे। ये थे 5 उद्देश्य आसियान की, ये बात याद रखना। अब हम समझते हैं इसके आगे।
कि आगे हमें समझना है भारत और आसियान देशों के संबंध, भारत और आसियान देश के संबंध हमें समझना है। केवल इतना ही प्रश्न पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। किसमें? लघु उत्तरीय प्रश्न में इतना ही पूछेगा कि भारत और आसियान देश के संबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसे अच्छे समझो। पहले पॉइंट में लिखना है आपको, भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति, क्या भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति पर चलते हुए आसियान देश के साथ अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, कि भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति पर चलते हुए आसियान देश के साथ अच्छे संबंध बनाए। भारत ने आसियान देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, मुक्त व्यापार समझौता किया। इस समझौता पूरी तरह से लागू हो जाए तो आसियान देश व भारत देश के बीच 80% व्यापार निःशुल्क हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने पहले कौन सी व्यापार समझौता किया? तो इन्होंने, भारत ने आसियान देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। इस समझौते के दौरान यदि ये पूर्णतः लागू हो जाता है तो 80% व्यापार निःशुल्क होने लगेंगे। इसके आगे समझो कि नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मम्मयार की यात्रा की थी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा के अनुसार पूर्व की ओर देखो नीति को अब कर दिया बदल के कि पूर्व के लिए कुछ करो नीति मानना होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 में भारत आसियान वाणिज्य शिखर सम्मेलन को मेजबानी के बाद भारत ने आसियान देश के लिए गतिविधि, गतिशीलता एवं बहुआयित संबंध बनाए रखने हेतु प्रयास जारी है। नेक्स्ट हमारा एक्ट एशिया नीति के अनुसार भारत ने आसियान सदस्य देशों के साथ राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक जैसे क्षेत्रों में संबंध को संबंधों को बढ़ाया है। ये कुछ 6, 7, 8 पॉइंट थे जो भारत और आसियान के बीच संबंधित थे। इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। और हमारा क्वेश्चन क्या था पहले हम उससे समझते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन के आंसरों को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा आसियान की स्थापना कब की गई? इसके 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। भारत और आसियान के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। तो आसियान क्या था, मैंने आपको आसियान बता दिया। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में स्थापना हुई थी। इसमें 5 सदस्यों ने स्थापना की थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसमें 4 देशों के नाम कह रहा है, आप किसी 5 में से किसी 4 का नाम लिख सकते हैं। फिर लास्ट में पूछता है कि भारत और आसियान के मध्य संबंध क्या थे। तो मैंने अभी आपको भारत के संबंधों को अच्छे से समझा दिया है, भारत और आसियान के संबंधों को समझा दिया है। अब हमें समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं। 2 क्वेश्चन और है हमारे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में, तो उनको अच्छे से समझ लो कि भारत का चीन के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। पहला तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत व चीन के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए, और दूसरा पूछा जाता है चीन अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। ये 2 प्रश्न जिनका मैं आंसर नहीं देने वाला, आप किताब से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी जिससे आपकी बोरिंग महसूस होने लगेगी। तो इस वजह से आप किताब से पढ़ लेना। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि ये प्रश्न मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बता दूंगा। मित्रों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। 3400 क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया, जिनमें से मैंने आपको 2-3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आंसर नहीं बताए, मात्र एक प्रश्न का आंसर बताया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आपको बोरिंग महसूस होने लगती है। तो उन प्रश्नों को आप किताब से पढ़ लेना या क्वेश्चन बैंक को उनसे अच्छे से समझ के पढ़ लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।